जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम बात करेंगे ग्रामीण परिवेश के क्लास नंबर 4 के ऊपर। हमारा जो दृष्टिकोण है आपको पहले से पता होगा अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम पूरे सिलेबस को खूब अच्छे से पढ़ते हैं। जो सिलेबस आपके सामने है आज इस क्लास में हम कवर करेंगे। आज का सिलेबस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पढ़िएगा। लास्ट में हम 50 क्वेश्चन का टेस्ट लगाएंगे जिससे ये पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को देख लेते हैं। तो आज के क्लास को हम 4 हिस्सों में बांट के देखेंगे। पहले हिस्से में ग्रामीण परिवेश के जो बुनियादी ढांचे हैं, उनके विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जो तथ्य हैं, उनको व्यवहारिक रूप से समझेंगे। उसके बाद दोस्तों उनको करंट अफेयर के आंकड़ों से अपडेट करेंगे। उत्तर प्रदेश के बजट और जो सेंट्रल यूनियन बजट है उसके आंकड़ों से अपडेट करेंगे और इस प्रकार से हमारा पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच में तैयारी होगी। दूसरे में हम बात करेंगे जो स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, परियोजनाएं हैं, उनके ऊपर। तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे दोस्तों जो शिक्षा है, ग्रामीण परिवेश की शिक्षा, उसके विकास से संबंधित परियोजनाएं और उनके भी महत्वपूर्ण अपडेटेड आंकड़ों को देखेंगे। जब हम इन 3 सेगमेंट को कंप्लीट कर लेंगे तो हम अपना स्वयं का परीक्षण करेंगे 50 क्वेश्चन के माध्यम से और उसमें आप बिल्कुल अच्छे से सटीक तरीके से जवाब देंगे। अपने नाम के साथ आप अपना स्कोर कमेंट करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं पहले खंड और पहले टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आज का हमारा पहला टॉपिक है बुनियादी ढांचे का ग्रामीण सड़क। ठीक है, और ये आपके एग्जाम के लिए ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके एग्जाम में जैसे प्रश्न बनता है कि ग्रामीण परिवेश की धमनियां कौन है, तो दोस्तों ग्रामीण परिवेश की या ग्रामीण विकास की धमनियां कौन सी हैं? वो ग्रामीण सड़कें हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा एग्जामिनर क्यों पूछेगा, तो आपके मन में प्रश्न आना चाहिए। दोस्तों एक बात बताइए, आप कहां से आते हैं? जहां तक मुझे लगता है कि आप गांव से आते हैं। मैं भी गांव से आता हूं। आपके पिताजी क्या करते हैं? देखिए जो लेक्चर देख रहे हैं मोस्टली उनके 90% जो गार्जियन हैं वो कृषक हैं। ठीक है, मेरे भी हैं। और जो कृषक हैं वो खेतों में जाएंगे, धान, गेहूं, इनके अलावा आलू, मटर, टमाटर, भिंडी, इन सभी चीजों को हम उत्पादित करते हैं, सब्जियों को, अन्य फसलों को, और इनको हम बेचते हैं जिससे हमारा आय तैयार होता है। अब एक बात बताइए, आपके खेत से मंडी तक की दूरी जो है बिल्कुल कच्ची सड़क से अगर जाती, टूटी फूटी रास्ता है ही नहीं, कहीं नदी पार करना पड़ रहा है, तो क्या आप कृषि में रुचि लेते? क्या आप कृषि का जो लागत है उसे आप कंट्रोल कर पाते? या फिर आप जो पैसा खर्च करते उस फसल को उगाने में उसका सही दाम आपको मिल पाता? नहीं। तो दोस्तों जब से ग्रामीण सड़क, उनके विकास से संबंधित जो सरकारों ने पहल करी है, या फिर अगर हम बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़कों का निर्माण किया गया है, अगर ये नहीं होता तो आज किसानों की दुर्दशा और भी बुरी होती। ठीक है, तो अब इसे आप इसके महत्व और इसकी व्यावहारिकता को समझ पा रहे होंगे। चलिए अब जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनके ऊपर बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको जो चक मार्ग है और जो खलिहान है, ठीक है, जहाँ पे हम दौरी करते हैं, अपने अनाजों को अलग करते हैं डंठलों से, ठीक है, अब उन भूमि को इन सड़कों से सुरक्षित रखना होता है। इस बात का ध्यान लेखपाल रखते हैं, ऐसा प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है उससे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा। ठीक है, अब इसका जो शुरुआत है, प्रारंभ है, कब हुआ? तो दोस्तों ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 25 दिसंबर 2000 को। याद रखेंगे, याद रखना ही होगा। ठीक है, अब देखिए ये किनके समय काल में, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ऐसा भी प्रश्न आपसे बनेगा। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, प्रधानमंत्री भी वही थे। ठीक है, अब ये भी डाटा आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न बनूं, कृषि को सबसे अधिक महत्व देने वाले, सबसे आगे ले जाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? क्या आपको पता है? अगर आपको नहीं पता है तो वो है चौधरी चरण सिंह। उनका नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने डेट याद रख ली 25 दिसंबर 2000। यहाँ पे उद्देश्य क्या था? आखिर जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का विकास का योजना है, उसका उद्देश्य रहा ही क्या था? तो दोस्तों उसका उद्देश्य था
जो 500 प्लस आबादी मैदानी क्षेत्र में रहती है और 250 प्लस जो आबादी है विशेष श्रेणी जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है, ऐसे गांव को क्या करना, 12 मासी सड़कों से जोड़ना। जैसे उनका जो कनेक्टिविटी है ऐसा ना हो बरसात आया, बाढ़ आया, रोड ही गायब। ठीक है, ऐसा आप अगर गांव में हैं तो आपको कई बार देखने को मिला है, मुझे भी देखने को मिला है दोस्तों। लेकिन अब थोड़ा सुधार हो गया है। ठीक है, अब हमारी सड़कें दिखाई देती हैं एटलीस्ट, नहीं तो जब मैं पढ़ता था, ठीक है, मतलब अपने बेसिक क्लास जैसे मैट्रिक्स या इंटरमीडिएट में, तो दोस्तों कई बार ऐसा होता था हमें सड़क नहीं दिखाई देती थी, अनुमान से हम साइकिल लेके उस सड़क पे उसको ना चला के जाते थे धीरे धीरे पैदल। ठीक है, और सड़क हमारे सामने नहीं रहती थी, केवल जल ही जल रहता था। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों से मैं भी गुजरा हूँ, आप भी गुजरे होंगे। ठीक है, और गुजरी भी होंगी। ठीक है, जो हमारी बहनें हैं, तो ठीक है, हम गांव से आते हैं तो हमें पता होता है ना। उसके बाद देखिए अब कितना बढ़िया हो गया, अब हमारी सड़कें अच्छी खासी रहती हैं। तो ये इसका उद्देश्य था मुख्य रूप से। अब इसमें जो तृतीय चरण है, इससे जुड़े आपसे प्रश्न बन जाएंगे, वो क्या है। यहाँ पे देखिए, अगर हम वर्तमान चरण की बात करें तो 2019 से 20 में ये शुरू होकर 2025, 26, 27 तक ये विस्तारित हुआ। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, जो तीसरा फेज है दोस्तों, इसका है 1,25,000, ठीक है, इतने किलोमीटर के सड़कों का सुदृढ़ीकरण करना। इसमें लगभग 1,00,000 किलोमीटर की सड़कें निर्मित हो चुकी हैं। ये आंकड़े आपके दिमाग में होने चाहिए। अब देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि बजट से जोड़ के आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको पता भी होना चाहिए भाई सड़कों से संबंधित सरकार बजट में क्या कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 की जो अपडेट है उसके हिसाब से सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 34,500 करोड़ का भारी भरकम प्रावधान किया गया है। तो ये डेटा ना बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, 34,500। अब ये जो करोड़ रुपए है ना, आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। ठीक है, और जितनी कहानी आप सुन रहे हैं उसके हिसाब से ना आपके लिए ये क्लास बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर हम ऐसे ही इसको पॉलिटी से जोड़ के देखें, ठीक है, कि जो ग्रामीण व्यवस्था है या फिर ग्राम में लोकल गवर्नमेंट की जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में है, तो दोस्तों वो 40 में है। ठीक है, ये भी आंकड़े मैं आपको बताते चलूंगा। जैसे मान लीजिए थंबनेल पे आपने देखा होगा 20 अंक, सिलेबस में है 5 अंक। तो इस क्लास को हम इस तरीके से बताएंगे कि सच में आपको इस क्लास के इस सीरीज से आपको 20 अंक मिल ही जाए। ठीक है, तो इन सभी बातों के ऊपर हम फोकस करके चलेंगे। इसमें देखिए एफडीआर तकनीकी का प्रयोग इसमें किया जा रहा है। तो ये एफडीआर तकनीकी में ये एफडीआर का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा। तो दोस्तों ये एफडीआर का फुल फॉर्म क्या है, फुल डेप्थ रिक्लेमेशन। क्या है दोस्तों, फुल डेप्थ रिक्लेमेशन। ठीक है, और ये यूपी सरकार की पहल है। अब इस तकनीकी का उपयोग जब हम करेंगे, इससे सड़क निर्माण का जो लागत है वो 20% कम हो जाएगा। ये 20% का जो डाटा है ना, ये एकदम महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो मेरे भाई आप याद कर लेना और आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, और ये एक तरह से भाई दक्षिणा कहिए, मैं आपका गुरु नहीं, आप मुझे भाई समझिए। ठीक है, तो ये भाई दक्षिणा समझिए। ठीक है वीडियो को लाइक कीजिए और अपना नाम कमेंट कीजिए और कहाँ से हैं आप ये भी बताइए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हमने ये सब बातें समझ ली है तो आपके एग्जाम के लिए इन आंकड़ों का क्या महत्व है। तो अगर हम लेखपाल के परीक्षा के लिए देखें तो ग्रामीण सड़कों का सीमांकन जो डिमार्केशन है वो कौन करता है, ऐसा प्रश्न बने तो लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही ग्रामीण सड़कों का डिमार्केशन या सीमांकन होता है। याद रखिएगा ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट। अब हम बात करेंगे इसमें बुनियादी ढांचे के दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर, वो है आपका क्या, ग्रामीण बिजली। ठीक है, अब ग्रामीण बिजली का जो रोल है आपके शिक्षा में कितना रहा है। देखिए, मैं अगर अपने बचपन की पढ़ाई की बात करूं तो मैंने ढेबरी भी जलाई है। ढेबरी मतलब लालटेन दिया, ठीक है, जिसमें मिट्टी का तेल हम डालते थे और जो उसमें बत्ती थी वो केसिका तो सिद्धांत को फॉलो करके तेलों को बत्ती के अंतिम मुहाने तक पहुंचाती थी, वो जलता था और फिर हमें रोशनी मिलती थी। ठीक है, अब यहाँ पे साइंस का एक क्वेश्चन मिल गया ना आपको। तो अब देखिए इसका क्या महत्व है ग्रामीण बिजली का।
इसके अंतर्गत दोस्तों ये दो योजनाएं हैं, सौभाग्य एवं कुसुम योजना। ठीक है, तो हम दोनों को बारी बारी समझेंगे, जिससे महत्व तो आपको पता ही है। अगर बिजली ना हो तो आपके मोबाइल चार्ज नहीं होंगे, आप लेक्चर नहीं देख पाओगे। बिजली ना हो तो लाइट नहीं होगा, आप अपने नोट्स नहीं बना पाओगे। बिजली ना हो तो आप सब्जी के लिए जो मसाले पीसने हैं वो नहीं कर पाओगे। वैसे तो पीस लोगे, ठीक है, उसके लिए तो क्या होता है, सील और लोढ़ा होता है। ठीक है, तो हमारे लिए बिजली बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ हम समझते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम इसी में बात करें सौभाग्य योजना की, ठीक है, तो इससे जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो डेट आप याद रखेंगे, 25 सितंबर 2017 को शुरू किया गया सौभाग्य योजना। और इसमें क्या था कि दोस्तों अगर आप कनेक्शन लेते हैं तो कनेक्शन का कोई फीस नहीं लग रहा था। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या था, देश के हर ग्रामीण घर को बिजली कनेक्शन देना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम यूपी विशेष की बात करें तो यूपी ने सौभाग्य के तहत सर्वाधिक कनेक्शन देने का रिकॉर्ड बनाया है। यह भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए 25 सितंबर 2017 लक्ष्य और यूपी की भूमिका आपने इसमें समझ ली है। अब हम समझते हैं दूसरी योजना को, पीएम कुसुम योजना। और ये ना आपके एग्जाम में पेट में भी पूछा गया था, स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया था। ठीक है, अब इसका क्या उद्देश्य है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में याद रखिएगा। अगर हम इसका प्रारंभ देखें तो दोस्तों 2019 में इसका प्रारंभ हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर रहेगा। ठीक है, लक्ष्य क्या था, 2026 तक डिजिटल जो पंप हैं, ठीक है, उनको पूरी तरह सोलर पंप में बदलना। डिजिटल पंप मैंने बोला ये डीजल पंप है। ठीक है, अभी जो हम मोस्टली पंप यूज करते हैं दोस्तों वो डीजल पंप ही यूज करते हैं, लेकिन जो पीएम कुसुम योजना है उसका उद्देश्य सोलर पंप निर्धारित करना था। ठीक है, मतलब खेतों में सोलर प्लेट लगाइए और फिर पानी चलाइए अपने पंपिंग सेट से। ठीक है, आप डीजल का खपत मत कीजिए, इसका उद्देश्य ये था। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें बजट के हिसाब से, मैंने आपको बताया था सारे आंकड़े देख के चलेंगे। तो मुफ्त बिजली की बात करें तो उत्तर प्रदेश के किसानों के निजी नलकूप जो है, प्राइवेट जो ट्यूबवेल्स हैं, उनको 100% मुफ्त बिजली देने हेतु 2450 करोड़ आवंटित हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2450 करोड़ आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास प्राइवेट ट्यूबवेल्स है तो उस पर 100% आप मुफ्त बिजली प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सौर ऊर्जा लक्ष्य 2026 की बात करें तो 2026 के अंत तक यूपी को 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना है। ये सौर ऊर्जा लक्ष्य है। ठीक है, तो 2026 तक, इसके अंत तक यूपी क्या करेगा, 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है, मतलब इतना उत्पादित करेगा। ठीक है, तो ये सभी ना आंकड़े आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप बिल्कुल भी मतलब इग्नोर नहीं कर सकते इन डाटा को। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, पेयजल। ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया, सड़क देख ली, बहुत अच्छी बात है, बिजली देख ली, वो भी हमारी बुनियादी जरूरत है। उसके बाद अगर जल ही ना हो स्वच्छ तो हम बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अब देखिए अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस बहुत अधिक हैं तो आपके पेट में क्या होगा, पथरी बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें तो आपको पता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम पेयजल की बात करें तो इसके लिए जल जीवन मिशन और हर घर जल योजना की बात आई थी। ठीक है, हर घर जल योजना। अब इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो ग्रामीण विकास की सबसे महत्वपूर्ण और सफल योजना ये मानी जाती है। अब इसका प्रारंभ कब हुआ और इसके उद्देश्य क्या है उसको हम देख लें। उद्देश्य तो आपको पता चल गया कि क्या करना है, कि हर घर मतलब स्वच्छ जल पहुंचाना है। ठीक है, अब प्रारंभ हुआ इसका 15 अगस्त 2019 को, याद रखिएगा। आपने देखा 2019 में एक महत्वपूर्ण चीज क्या आई थी, कमेंट करके बताइए, पीएम कुसुम। ठीक है, और 15 अगस्त 2019 में ही आपकी आई क्या, जल जीवन मिशन, हर घर जल। ये डेट आपको याद हो गया जहां तक मुझे लगता है। उसके बाद अगर हम इसी में लक्ष्य की बात करें तो दोस्तों वर्ष 2024 जो अब 2026 तक मतलब इसकी पूर्णता की ओर है। ठीक है, और इसका टारगेट 2024 तक का था, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना, जिसको हम FHTC कहते हैं। ठीक है, तो आपने ये भी जान ली। अब इसका मानक क्या था, जैसे प्रति व्यक्ति 22 लीटर स्वच्छ पानी प्रदान करना इसका मानक था। ठीक है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब इसका ना जो यूपी में बजट है ना
उसमें इसका क्या रोल है उसको समझते हैं। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का पेयजल से रिलेटेड बजट है उसमें इसका क्या भूमिका है। तो दोस्तों बजट आवंटन की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत 22,452.48 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया ना, 22,452.48 करोड़ का। ठीक है, अब इसमें प्रगति की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 91% से अधिक ग्रामीण घरों में नल का जल पहुंच चुका है। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में 100% लक्ष्य की प्राप्ति बहुत निकट है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी लापरवाही है, आपको भी पता है। नल तो पहुंच गया है, पाइप सप्लाई भी पहुंच गई है, कभी कभी जल भी आ जाता है दोस्तों। ठीक है, ये मैं अपने गांव की विशेषता की बात कर रहा हूँ, जो इस योजना के अंतर्गत पानी पहुंचाई जा रही है। ठीक है, और उसमें स्वच्छ जल की बात हो रही है लेकिन उसमें गंदे जल आ रहे हैं। ठीक है, या तो कहीं पे पाइप लीकेज है या तो जो पंप किया जा रहा है जल को वहां पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो कहने के लिए तो भाई हो गया है, लेकिन लापरवाही जो है वो अभी भी है। सरकार ने अपनी भूमिका तो निभाई है लेकिन जो अधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको भी पता होगा। चलिए अब हम इससे जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो इस मिशन के तहत जो जल की गुणवत्ता है उसकी जांच के लिए जो पानी समिति है वो बनाई जाती है और जिसमें 50% महिला सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न बन जाएगा कितनी प्रतिशत महिलाएं उसमें सम्मिलित होंगी, किसमें, पानी समिति में। और पानी समिति का संबंध किसके साथ है तो दोस्तों कमेंट करके बताइए। अभी हमने आपको एक मिशन बताई है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, उसमें स्वच्छ जल का जो मतलब एक लक्ष्य रखा गया है वो कौन से गोल में है। जैसे मैं आपको बताऊं, पहले में क्या है, पॉवर्टी इरेडिकेशन, मतलब क्या करना, गरीबी हटाना। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई। दूसरे में क्या है कि भूखमरी को समाप्त करना। ठीक है, और तीसरे में, चौथे में क्या है, पांचवें में क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आप ये भी बताएंगे कि जो स्वच्छ जल आपको प्राप्त होगा वो किस मिशन के अंतर्गत प्राप्त होगा। ठीक है, कुछ रिसर्च आप भी कीजिए, नहीं तो मैं खुद तो बता ही दूंगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए, इस खंड के जो महत्वपूर्ण हिस्से थे आपने देख लिए। अब हम स्वच्छता से संबंधित आंकड़ों के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों आज के क्लास का जो सबसे एक कटु सत्य वाला जो टॉपिक है वो यूनिट 4 यानी कि चौथी इकाई में आप देख रहे हैं, जो बुनियादी ढांचे की एक बहुत ही मतलब स्ट्रांग पिलर है। अब इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आप बीती सुनाता हूं। मैं आज से 1 साल पहले लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। मेरा स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम था और मेरा एग्ज़ाम जिस डेट को था उस डेट को मुझे सुबह में निकलना था। मैं अपने छोटे भाई के साथ गाड़ी पे निकला और 2 व्हीलर था। सुबह 6 बजे जब मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला तो फिर मैंने क्या देखा, सड़क के दोनों तरफ, ठीक है, गांव की जो महिलाएं हैं, उस गांव की जहाँ पे लाइब्रेरी थी, ठीक है, दोनों तरफ महिलाएं बैठी हुई हैं, खुले में शौच कर रही हैं। और ये दृश्य देखकर मैं तो शर्मसार हो गया कि अभी भी ऐसी स्थिति है। ठीक है, और मैंने क्या देखा कि सबने अपने चेहरे ढक लिए, बस उनका काम हो गया। लेकिन उस समय मेरा छोटा भाई, मैं उस चीज को फेस करते हुए जा रहे थे। ठीक है, अब सोचिए हम क्या बात करते हैं। देखिए आप भी गांव से हैं, मैं भी गांव से हूं। हम क्या बात करते हैं कि हमारे घर की इज्जत, हमारे घर की इज्जत, ये सिर्फ और सिर्फ एक शब्द है। ठीक है, अब इसका जो महत्व है ना दोस्तों, इसका महत्व अगर हम इसी टॉपिक से जोड़ के देखें तो बिल्कुल ही अर्थहीन है। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमारे घर की इज्जत हमारी बहु बेटियां हैं। आप अपने बहु बेटियों को, मतलब आप शिक्षित हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपके परिवेश में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, अब वो ऐसी बात करते हैं, घर की इज्जत, घर की बहु बेटियां। और एक बात बताओ, जब घर की बहु बेटियां रोड के किनारे खुले में शौच करने जाती हैं, ठीक है, और उस टाइम पे आपको और आपके घर की इज्जत वो ध्यान में नहीं रहता कि कोई व्यक्ति गुजरेगा और आपके घर की बहु बेटियां इज्जत रोड पे ऐसे बिखरी हुई हैं, तो कैसा लगता है ये सोच के, सुन के।
तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप एक जागरूक व्यक्ति हैं, ठीक है, चाहे आप लड़का हैं लड़की हैं, एटलीस्ट ये बात कभी भी मौका मिले तो आप उन लोगों के कान में जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है। देखिए अब इसमें देखिए, जब हम ओडीएफ की बात करते हैं इस टॉपिक में, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 की, तो इसमें सरकार ने तो सबको फ्री में शौचालय दे दिया, ठीक है। बहुत प्रधानों ने पैसे खा लिए, बहुत लोगों ने उस शौचालय को मतलब स्टोर रूम की तरह बना के रख दिया, ठीक है। और ये जो ओपन डेफिकेशन फ्री का मतलब जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ जो रजिस्टर है ना उसमें दिखाता कि हाँ उत्तर प्रदेश अब बहुत 90% तक ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट हो चुका है, ठीक है। ये सिर्फ कहने की बात रह जाती है, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन दोस्तों अभी 90% क्या 70% भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये जो है कड़वी सच्चाई है। अब देखिए ये बात अब आपको ना थोड़ा सा जागरूकता की तरह देख के चलना है, जिससे आप रट्टू तोता ना बने, ठीक है। चीज़ों को गहराई से समझें, उसकी जो कमियां हैं उन्हें भी समझें। इससे क्या होगा, आप एक सच्चे नागरिक तो बनेंगे ही, लेकिन आप असल में उम्मीदवार बनेंगे लेखपाल पद के लिए, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए जानना, ठीक है। पता चले आप किसी रोड के सर्वे पे निकले किसी दिन, या फिर आपके गांव की कोई सड़क है और सड़क के किनारे जब आप अपनी ना वो पट्टी बिछा रहे हैं या फिर मेजरमेंट कर रहे हैं, तो फिर उसमें कुछ और पुत रहा है, ठीक है। तो ठीक है अब यहाँ पे देखिए डिस्कस्टिंग बातों के बाद हम बात करते हैं जो स्वच्छ भारत मिशन है। अब आप इसका लक्ष्य केवल शौचालय नहीं है बल्कि संपूर्ण स्वच्छता की है। वो ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, पानी वानी निकलता है जो आपके घर से वो नलियों में बहता है, उसके स्वच्छता से भी रिलेटेड बात है, और साफ सफाई झाड़ू पोछा से भी संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे ना जो सफाई कर्मी हैं वो बहुत लापरवाही करते हैं। अपने गांव में ही देखिए, आपके गांव की नलियां कचड़ों से भरी पड़ी रहती हैं, लेकिन सफाई कर्मी का पता ही नहीं रहता। मोस्टली आप देखेंगे केवल 60% लोग अच्छे से काम करते हैं, 40%, ठीक है, इसमें लापरवाही करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी दोस्तों आप आवाज उठाएं, या फिर आपके गांव के प्रधान आवाज उठाएं, या तो वो पैसा खा लें या तो फिर आप अपने पढ़ाई में बिजी रहें, ठीक है। और जब आप सफल हो जाएं तब इसके ऊपर काम करें। तो अभी मैं तो कहूँगा आप अपने पढ़ाई पे ही ध्यान दो, ठीक है। बाकी एक बारी जो गांव के प्रधान हैं और अन्य लोग हैं उनके कान में ये बात डाल दो, ठीक है, कि बाद में अगर ऊपर से कोई जांच आए तो आपका गांव का प्रधान विमुख ना हो, ये ना कहे कि नहीं मुझे कोई शिकायत नहीं मिली, ठीक है। तो प्रधान भी कसूरवार हैं आजकल। चलिए अब इसमें अगर हम प्रारंभ की बात करें इसका, तो दोस्तों अप्रैल 2020 में प्रारंभ हुआ, और इसके फेज 2 की बात करें तो 2024-25 से स्टार्ट होकर 2026-27 के बजट तक अब आगे बढ़ाया जा चुका है, ठीक है। अब इसमें लक्ष्य की बात कर लेते हैं, ठीक है। लक्ष्य क्या है, तो ओडीएफ प्लस बनाना। ओडीएफ का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, लिख लीजिए, ओपन क्या है, डेफिकेशन फ्री, ठीक है, यानी खुले में शौच मुक्त, इस प्रकार का मतलब व्यवस्था बनाना, ठीक है। और इसकी स्थिति प्राप्त करना है। इसमें ठोस कचरा प्रबंधन और तरल कचरा प्रबंधन भी शामिल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए गांव से निकलने वाले ठोस कचरा और गांव से जो लिक्विड कचरा है उसके भी मैनेजमेंट से रिलेटेड ये बात करता है। अब यूपी के बजट में इसकी क्या भूमिका है उसको भी हम समझते हैं। देखिए आवंटन की बात करें तो दोस्तों इसमें कितने पैसे मिले हैं, तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु इसमें 2823 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और इसमें जो एक गोवर्धन योजना है उसको भी जान लीजिए। प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में बायोगैस प्लांट लगाने का लक्ष्य है, मतलब अगर कोई लिक्विड या सॉलिड वेस्ट है तो उसको बायोगैस में कन्वर्ट करने के लिए एक मुहिम है, या फिर जो गाय का गोबर है उसके गोबर से या तो बायोगैस बनाएं, ठीक है, या फिर उन कचरों का एक तरह से मैनेजमेंट करें और उन्हें बायोगैस में रूपांतरित करें, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें ना कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, SLWM, ठीक है, तो इसका भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है SLWM का फुल फॉर्म। LOB का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो लेफ्ट ओवर बेनिफिशियरीज, ठीक है, वे लोग जो पहले शौचालय से वंचित रह गए थे, ये हैं लॉब, ठीक है।
तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आपके एग्जाम के लिए जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं उन्हें आप एक बारी देखिएगा, ठीक है। अब वो कौन कौन सी हैं इन्हें देखिए वन बाय वन। पंचायती राज समन्वय की बात करूं तो दोस्तों, इन 4 सुविधाओं के लिए फंड 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत ग्राम पंचायतों को सीधे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ई ग्राम जो स्वराज पोर्टल है, इसका क्या रोल है? तो दोस्तों, लेखपाल को इसी पोर्टल के डाटा का उपयोग करके भूमि प्रबंधन रिपोर्ट तैयार करना होता है। ये आपकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ठीक है। उसके बाद अगर हम डिजिटल विलेज की बात करें, ये क्या है, किस बारे में बात करता है? तो दोस्तों इसको समझिए, डिजिटल विलेज, ठीक है। तो यूपी बजट 2026-27 के अनुसार जो 50,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं उनको हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ना है, ठीक है। उसका लक्ष्य है ताकि योजनाएं पारदर्शी रहें। जो भी योजनाएं आए, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होगी तो कैसे लोगों को पता चलेगा? इतनी सारे ऐप्स, इतने सारे डिजिटल पोर्टल, इनका उपयोग कैसे होगा जब सभी गाँव में हाई स्पीड की इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी? तो ठीक है, तो इसका भी लक्ष्य है। उसके बाद स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, ड्रोन सर्वे के जरिए जो स्कूल हैं, अस्पताल हैं और जो सड़कें हैं उनका जमीन, ठीक है, और जो घरौनी है, डिजिटल प्रॉपर्टी है, उसको तैयार करना, ये लेखपाल का प्राथमिक कार्य अब बन जाएगा, ठीक है। तो बन गया है स्वामित्व योजना के अंतर्गत। ये भी आपको याद रखना है कि इसके थ्रू ड्रोन जो होता है ना, उड़ाया जाता है, जिससे हम कैमरे के माध्यम से सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। तो स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों की जो जमीन है और जो घरौनी है, ठीक है, डिजिटल प्रॉपर्टी जो कार्ड है, उसको तैयार करना लेखपाल की जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये सभी आंकड़े आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक कहानी है, इस सभी राम चर्चा को समझने के लिए एक बार आप इस कहानी को जब आप अच्छे से देखेंगे तो आपका ना पूरा क्रक्स तैयार हो जाएगा। देखिए, गांव का एक राम सेवक जो पहले अंधेरे में रहता था, अब सौभाग्य से रोशन है, ठीक है। तो ये क्या है, एक निमोनिक्स भी कहानी भी है। अब सौभाग्य से रोशन है, मतलब सौभाग्य जो स्कीम आई थी 2017 में, ठीक है, तो उसके अंतर्गत उसको मुफ्त कनेक्शन मिल गया, ठीक है। अब वो रोशन है। उसकी बेटी पक्की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, उसके अंतर्गत जो सड़कें बनी उससे स्कूल जाती है। उसकी पत्नी को अब कुएं पर पानी मतलब भरने नहीं जाना पड़ता, क्योंकि जल जीवन मिशन का जो नल है वो आंगन में है, ठीक है। और पूरा गांव अब एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन के कारण बीमारियों से मुक्त है, ठीक है। और लेखपाल के रूप में आपका कार्य इन्हीं संपत्तियों की रक्षा करना है। ये चीज आपको बिठा लीजिए अपने जहन में, ठीक है। तो इस कहानी के माध्यम से आपने सारी चीजें एक क्विक सिनॉप्सिस में देख लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और चलिए अब हम कुछ फैक्चुअल डाटा के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, सभी कंपोनेंट ना आपके एग्जाम के लिए हर एक हिस्से में महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब देखिए, ग्रामीण परिवेश और उसके विकास से संबंधित जो एक बारी उत्तर प्रदेश का बजट है उसको धड़ल्ले से देख लीजिए, ठीक है। वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन देख लीजिए आप जो बजट का आकार है और प्रमुख आवंटन है। देखिए, सत्यापित डाटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने क्या है 9,12,696.35 करोड़ का बजट पेश किया। उसमें ग्रामीण विकास के लिए बात करें तो दोस्तों, ग्रामीण विकास के विभाग के लिए उन्होंने 25,500 करोड़ और पंचायती राज के लिए 32,090 करोड़ का प्रावधान किया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है इस 2026-27 के बजट में क्या है, ग्रामीण विकास विभाग को 25,500 करोड़ और जो पंचायती राज है उसके लिए 32,090 करोड़ का प्रावधान हुआ है, ठीक है। बुनियादी सुविधाओं के लिए क्या है, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, लेकिन फिर भी जान लीजिए। जो केंद्रीय आवंटन है दोस्तों, ठीक है, तो उसके लिए केंद्रीय आवंटन कितना है, 19,000 करोड़ का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में। लेकिन वहां पे जो नया लक्ष्य है, इसका चौथा जो फेज है इसका 2024-25 से जो शुरू है और 2028-29 की अवधि तक चलेगा, ठीक है। तो ये भी इसका नया चरण है, इसमें बहुत सारे कनेक्टिविटी दी जाएंगी। उसके बाद बिजली की बात करें तो कुसुम और नलकूप की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो किसानों के निजी नलकूपों को मुफ्त बिजली देने के लिए यूपी बजट में 2400 करोड़ की बात की गई है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था। और पिछली जानकारी के लिए जो 2450 करोड़ की बात हुई थी वो इसके मतलब करीबन सटीक आंकड़ा है, लेकिन 2400 मोटा मोटी आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पेयजल की, तो पेयजल में देखिए क्या है, जल जीवन मिशन, ठीक है। तो केंद्रीय आवंटन इसके लिए 2026-27 में 67,600 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है।
उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यूपी में आवंटन, तो राज्य बजट में इसका 22,452 करोड़ का आवंटन है। किसके लिए? पेयजल जल जीवन मिशन के लिए। और इसके समय सीमा की बात कीजिए तो समय सीमा आपका कब से कब तक है? मिशन को अब दिसंबर 2028 तक के लिए विस्तारित किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर हम एसबीएन की फेज 3 के बारे में बात करें, स्वच्छ भारत मिशन 3 नहीं 2 के बारे में बात करें, तो इसके लिए यूपी बजट 2026-27 में क्या है? 2,823 करोड़ का आवंटन, जो बिल्कुल सटीक आंकड़े हैं पीआईबी के। ठीक है, तो ये सभी आंकड़े ना बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। 2,823 करोड़ डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि 2026-27 में, ठीक है, कितने बजट का एलोकेशन किया है यूपी बजट ने, किसके लिए? स्वच्छ भारत मिशन में, स्वच्छता के लिए। तो ये सभी ना महत्वपूर्ण हो जाएंगे 2,823 करोड़ का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम अब बात करते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर। ठीक है, अब स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है पीएचसी और आशा। ठीक है, अब ये क्या है इसको समझिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो 16 नए मेडिकल कॉलेज हैं और 3 नए विश्वविद्यालयों की घोषणा की गई है, वो किसके अंतर्गत है? तो दोस्तों पीएचसी और आशा के अंतर्गत। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें स्मार्टफोन वितरण की, तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 50 लाख स्मार्टफोन टैबलेट वितरण का लक्ष्य रखा गया है इस बारी। ठीक है, तो ये क्या है? करंट अफेयर के अपडेटेड आंकड़े हैं, इनको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों शिक्षा की बात करूं तो निपुण और कायाकल्प है। बजट हिस्सा शिक्षा और युवा सशक्तिकरण के लिए कुल बजट का 12.4% हिस्सा इसमें आवंटित हुआ है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के बजट में शिक्षा के लिए कितना आवंटन है, तो दोस्तों 12.4% हिस्सा है आपके उत्तर प्रदेश के कुल बजट का। ठीक है, उसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी की बात करूं तो ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 454 करोड़ आवंटित हुए हैं। ठीक है, तो अब आपके गांव में भी डिजिटल लाइब्रेरी का प्रावधान किया गया इस बजट में। ठीक है, अब बहुत जल्द ये सब कार्य स्टार्ट हो जाएंगे नए इलेक्शन के बाद, जो कि मई में शायद पॉसिबल हो। ठीक है, उसके बाद इन्हीं महत्वपूर्ण आंकड़ों की बात करूं तो महत्वपूर्ण सुधार और नई योजनाएं जो आई हैं, ठीक है, ये करंट का डाटा है इन्हीं टॉपिकों पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, वीवी राम जी जो आपका मनरेगा पहले था, ठीक है, तो इसे अब दिसंबर 2025 में क्या कर दिया गया है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है, तो इसको हम शॉर्टली क्या बोलते हैं? वीवी राम जी। और जी राम जी में फुल फॉर्म क्या है आपसे पूछा जाएगा, तो आप याद रखेंगे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल नई पहल है। और इसमें ना बिल्कुल नई मतलब नई पहल किस दिशा में? रोजगार के दिनों को बढ़ाने के लिए। वैसे तो बहुत पुरानी है मनरेगा, तो बहुत पहले से आ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब इसमें अपडेट क्या हुआ है? पहले 100 दिन था, अब 125 दिनों का कार्य मिलेगा। पहले क्या था? किसी भी सीजन में मनरेगा स्टार्ट हो जाता था, लेकिन अब क्या है? कंडीशन लगा है कि अगर फसल का सीजन चल रहा है, फसल बुआई या कटाई का, तो उन दिनों नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि उन दिनों में भी चलने लगेगा तो दोस्तों प्रचंड बेरोजगारी के साथ साथ जो एक तरह से अन्य बेरोजगारी है वो भी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे केंद्रीय बजट 2026-27 में बात करें तो इसके लिए 95,692 करोड़ का आवंटन किया गया है। कितना? 95,692 करोड़ का। ठीक है, उसके बाद कन्या सुमंगला योजना है, उसके अंतर्गत दोस्तों राशि जो है वो 25,000 बढ़ाकर कर दिया गया है। और जो गरीब बेटियां उनकी शादी के लिए अब 1 लाख रुपए तक दी जाएंगी। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। आपके एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हें नोट कर लीजिएगा। मनरेगा का नाम बदल के अब वीवी राम जी है। और इसमें जो कार्य है, ठीक है, पहले 100 दिन का मिलता था, अब 125 दिनों का मिलेगा। तो ये सारी बातें याद रखेंगे, तभी एग्जाम में प्रश्न आपसे बनेगा। अब देखिए डायरेक्टली प्रश्न जहां से बनेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है, इस सिलेबस से राजस्व विभाग का जो प्रशासनिक ढांचा है, एक क्वेश्चन पक्का है यहाँ से पूछना ही पूछना है। ठीक है, तो इसमें लेखपाल का जो मतलब एक तरह से जो राजस्व विभाग है और उसमें लेखपाल का पद किस स्थान पे आता है, कौन किस रैंक पे आता है, ऐसा प्रश्न बने तो अब यहाँ पे देखिए सबसे निचले पायदान पे इसमें कौन आता है दोस्तों? वो आता है आपका लेखपाल। ठीक है, तो ग्राम स्तर का राजस्व अधिकारी कौन होता है? लेखपाल। और पूर्व में इसका नाम पटवारी था। और जो राजस्व विभाग है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, या फिर राज्य के स्तर पे, उसका जो सबसे छोटा
इस विभाग की इकाई है वो लेखपाल का है, लेकिन सबसे जिम्मेदार इकाई भी है, क्योंकि यही जाके सबसे रूबरू होता है और यही जाके सर्वे करता है। ठीक है, इसी में अगर हम बात करें राजस्व निरीक्षक की, तो दोस्तों रेवेन्यू इंस्पेक्टर, इनको हम कानूनगो कहते हैं। ठीक है, तो ये 10 से 12 लेखपालों के कार्य का क्या करते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो पहले लेखपाल सबसे छोटी इकाई, उससे बड़ी इकाई है कौन, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, जिनको हम कानूनगो कहते हैं। ठीक है, इनके अधीन 10 से 12 लेखपालों के कार्य आते हैं। उसके बाद नायब तहसीलदार हैं। अब इनका क्या है, ये तहसील स्तर पर पहले गजटेड अधिकारी हैं। ठीक है, तो नायब तहसीलदार के बारे में भी पता चल गया। उसके बाद देखिए क्या है, तहसीलदार हैं अब। ठीक है, अब तहसीलदार तहसील का मुख्य राजस्व अधिकारी होता है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम की क्या भूमिका है, तो परगने या तहसील का जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं ये। ठीक है, तो आप जो प्रशासनिक इकाई है, ठीक है, और राज्य के स्तर पे क्या है, यहाँ पे आपने क्या देखा, राजस्व विभाग का जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें जो हायरार्की है उसको बिल्कुल रट लीजिएगा। ठीक है, तो आपने तहसीलदार देख लिए और जो एसडीएम है उनकी भूमिका देख ली, ये परगना या तहसील के प्रशासनिक प्रमुख हैं। और उसके बाद एडीएम है यानी कि आपके अपर जिलाधिकारी। ठीक है, तो ये फिनांस और रेवेन्यू में इनका क्या भूमिका है, तो जिले के राजस्व कार्यों की ये देख रेख करते हैं। ठीक है, कौन, एडीएम। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें डीएम की, तो जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी कौन होता है, तो दोस्तों डीएम होते हैं, याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें जो मंडलायुक्त यानी कमिश्नर हैं, वो मंडल स्तर पर सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम कमिश्नर कहते हैं। राजस्व परिषद की बात करें तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यूपी का जो सर्वोच्च राजस्व न्यायालय है वो कहाँ पे है दोस्तों, प्रयागराज में। ठीक है, तो ये सभी ना महत्वपूर्ण आंकड़े, महत्वपूर्ण हायरार्की, ये आपको ना आरोही क्रम अवरोही क्रम में लगाने के लिए पूछ लेगा। ठीक है, और किसकी क्या जिम्मेदारी है ये भी पूछ लेगा, तो आपको याद रखना है। दोस्तों इसमें राजस्व विभाग के प्रशासनिक ढांचे के बाद जो दूसरा भाग है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट में दूसरा भाग है, और ये सभी बुनियादी ढांचे और आपके लेखपाल के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ों का ही खंड है। ठीक है, तो इसमें डिजिटल राजस्व सुधार के ऊपर हम बात कर लें। ठीक है, तो 2026 की परीक्षा के लिए मतलब 4 डिजिटल शब्द महत्वपूर्ण हैं और उन चारों शब्दों के ऊपर हम बात करेंगे वन बाई वन। तो एक है रियल टाइम खतौनी। अब रियल टाइम खतौनी का क्या मतलब है, पहले जो है खतौनी ये 6 साल में, ठीक है, बनती थी, मतलब बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन अब क्या है, आप तुरंत गए डाटा अपडेट करवाए, आपकी खतौनी बनके तैयार हो गई। अब खसरा और खतौनी मैं इसके पहले समझा चुका हूँ, और मैं क्या कहता हूँ, आप सभी लेक्चर को देखेंगे तभी आप सभी पॉइंट को समझ पाएंगे। ठीक है, सारी बातों को कोरिलेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे खसरा खतौनी और वो सारी बातें मैं नहीं समझा सकता डिटेल में, अभी संक्षिप्त में बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फायदा क्या है, जैसे ही कोई जमीन बिकती है या नामांतरण होता है तो रिकॉर्ड डिजिटल रूप से बदल जाता है तुरंत। ठीक है, जबकि पहले बहुत टाइम लगता था, अब आपने रियल खतौनी देख ली। उसके बाद स्वामित्व योजना आई थी, अब इसमें घरौनी आया था। ठीक है, अब स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों शुरुआत हुआ 24 अप्रैल 2020 में। इसका उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, तो 2026 तक यूपी के 1 लाख प्लस गांवों का ड्रोन सर्वे करना और उनका क्या करना, मैपिंग करना। ठीक है, तो ड्रोन सर्वे पूरा करके उनका मैपिंग करना इसका उद्देश्य है। उसके बाद इसी में अगर हम इसके दस्तावेज की बात करें तो दोस्तों उसको भी समझिए। ग्रामीण आबादी क्षेत्र की जमीन का जो मालिकाना हक है उसका प्रमाण पत्र तैयार करना, और उसी प्रमाण पत्र को हम घरौनी कहते हैं। क्या कहते हैं, घरौनी। तो ये बातें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी और आपको याद रखना है। अगला तीसरा पॉइंट जो है इसमें डिजिटल पॉइंट इंपॉर्टेंट, वो है भूलेख और भू नक्शा पोर्टल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जीआईएस। वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यूपी सरकार का पोर्टल जहां कोई भी नागरिक अपनी खतौनी और जमीन का नक्शा देख सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, भू नक्शा पोर्टल। ठीक है, अब यहाँ पे नया अपडेट क्या है, अब इन नक्शों को हम जीआईएस सिस्टम से देखेंगे, और जीआईएस सिस्टम का फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाएगा। तो जीआईएस का फुल फॉर्म है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अब इसमें है क्या एक्चुअली, जैसे मान लीजिए पहले आप जाते थे लेखपाल से कहते थे भैया थोड़ा चार्ट दिखाइए, मैप दिखाइए, तो इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड था, आप नहीं देख सकते थे, आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अभी आप जब जाएंगे भू नक्शा पोर्टल पर, जब वहां पे जीआईएस सिस्टम अपडेट किया जा चुका है, तो आपके ना सभी जो आपके गांव के आंकड़े हैं, जो आपके भूमि के खंड खंड हैं, कहाँ पे आपका मतलब
गोबर गड्ढा है, ठीक है, कहाँ पे पोखरा तालाब, कहाँ पे किसकी ज़मीन है, ठीक है। तो वो सभी आंकड़े ना आपको लेयर बाय लेयर मिल जाती हैं, वो भी पिक्चर फॉर्मेट में, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ें थी वो आसान हो गई हैं। तो ये है इसका मतलब फ़ायदा, और मतलब इसका उद्देश्य क्या रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य यही है कि अगर शहरी नियोजन करना है या ग्रामीण परिवेश को विकसित करना है या फिर आपदा को मैनेज करना है, ठीक है, तो आसानी से मतलब निर्णय लिया जा सके और जीआईएस सिस्टम का प्रयोग करके हम जल्दी से सुविधा प्रदान कर सकें। तो यही कुछ उद्देश्य है, ठीक है। तो ये बातें आपसे प्रश्न में पूछी जा सकती हैं। और उसका चौथा, ठीक है, पॉइंट क्या है, तो ये है वरासत अभियान। अब वरासत अभियान क्या है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, जो निर्विवाद उत्तराधिकारी है, ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए अगर मैं अपने पिताजी का मतलब उनकी जमीन पे अधिकार रखता हूं और कोई दावा नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम निर्विवाद उत्तराधिकारी हैं, ठीक है, उसको हम वरासत कहते हैं। उसको दर्ज करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया, ठीक है, इसको हम वरासत अभियान कहेंगे। लेखपाल को पोर्टल पर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट लगानी इसमें अनिवार्य है। ये 15 दिन ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आपसे प्रश्न बनेगा कि वरासत अभियान के तहत निर्विवाद जो मतलब अगर उत्तराधिकारी है, अगर वो कहीं पे अपना मतलब वरासत दर्ज करवाता है, ठीक है, तो इसकी पुष्टिकरण लेखपाल कितने दिनों में करेंगे, तो दोस्तों 15 दिनों के भीतर तो ये रिपोर्ट लगानी होगी और आपके दिमाग में ये बैठनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रख ली। अब इसी में, ठीक है, जो खंड 1 है बुनियादी ढांचे का विकास है, उसी से संबंधित जो अपडेटेड और एडमिनिस्ट्रेटिव आंकड़ों में तीसरा भाग है वो क्या है, तो दोस्तों इसमें कुछ शब्दावलियां हैं, ठीक है। अब ये शब्दावलियां आपके एग्जाम के लिए, जैसे मैंने ये भी बताया था, खतौनी खसरा डिटेल में बता चुका हूं, संक्षिप्त में समझिए अब एक एक पॉइंट। तो दोस्तों इनको चलिए हम बात करते हैं एक एक करके। खसरा क्या होता है, इसमें कृषि भूमि का विवरण होता है, फसल नाम और सिंचाई के साधन का विवरण होता है, और इसमें कुल 46 कालम होते हैं खसरा में। और खतौनी क्या है, तो दोस्तों जैसे जोतदार हैं तो उनके पास कितना खसरा है, मतलब कहाँ कहाँ पे उनकी कितनी मतलब जोत है, ठीक है। तो जोतदार किसानों का जो रजिस्टर है और इसमें इनका मालिकाना हक का जो विवरण है, यही खसरे का विवरण है, वो आपको देखने को मिलता है। अब सजरा क्या है, तो दोस्तों गांव का नक्शा है सजरा कहलाता है, ठीक है। और ये कपड़े या फिर डिजिटल मैप पर तैयार किया जाता है वर्तमान में, तो अब मतलब डिजिटल मैप पे। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इसी में जो म्यूटेशन है या नामांतरण है वो क्या है, तो जमीन के मालिकाना हक में बदलाव की प्रक्रिया, ठीक है, वो होता है म्यूटेशन, ठीक है। तो दोस्तों अब आपकी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, कुछ धाराएं हैं, ये भी आपसे उम्मीद की जाएंगी, इनको भी याद रखेंगे, ठीक है। देखिए अभी तक आपने जितने पॉइंट्स देखे हैं सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और सिलेबस के हर एक हिस्से को हम देख के चल रहे हैं जहां तक आपके एग्जामिनर का नज़र जा सकता है। यहाँ पे देखिए कुछ धाराएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अगर धारा 33 और 34 की बात करें यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के अनुसार, जो उसमें धारा 33 और 34 है, ठीक है, तो ये वार्षिक खतौनी जो है रजिस्टर है उसमें संशोधन और दाखिल खारिज से संबंधित है 33 और 34, ठीक है, किसमें यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की धाराएं हैं ये। उसके बाद इसी में धारा 24 क्या है, ये किस बारे में बात करता है, तो दोस्तों जो मेड़बंदी है यानी सीमा विवाद का जो निपटान है, ठीक है, या निपटारा है, वो एसडीएम द्वारा किया जाता है, जिसमें लेखपाल पैमाइश करता है, ठीक है। तो याद रखेंगे धारा 24 के बारे में। अब यहाँ पे देखिए एक कहानी भी आपके लिए है, ठीक है। अब आपको कल्पना करना है इस कहानी में कि आप कल्पना कीजिए कि गांव के किसान एक सोहन है, उसकी मृत्यु हो गई है। पहले उसके बेटे को नाम चढ़वाने के लिए महीनों तहसील के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब लेखपाल का जो वरासत पोर्टल पर, ठीक है, ऑनलाइन रिपोर्ट लग जाता है। अब रियल टाइम खतौनी की बात करें, इसमें कुछ ही दिनों में नाम दर्ज हो जाती है, और यह डिजिटल इंडिया का असल चेहरा, मतलब एक्चुअल फेस ऑफ द डिजिटल इंडिया यही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जान ली। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ अन्य पॉइंट्स के ऊपर। चलिए इस तरह से हमने पहले खंड के सभी उपखंडों को, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देख लिया। अब हम दूसरे खंड यानी कि जो स्वास्थ्य वाला पार्ट है उसके सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, सभी उपखंडों को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर, ठीक है, जिसको हम पीएचसी कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ग्रामीण स्वास्थ्य की ये धुरी है और इसमें जो अपडेटेड आंकड़े हैं उनको समझते हैं। देखिए पीएचसी ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का पहला महत्वपूर्ण पड़ाव है और ये चीज आपने व्यवहारिकता जान ली है और आपने देखा भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ मानक हैं। मैदानी क्षेत्रों में दोस्तों 30,000 और पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में 20,000 की आबादी पर एक पीएचसी का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। मैदानी क्षेत्रों में 30,000 और पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में 20,000 की आबादी पर एक पीएचसी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नया नामकरण की बात करें, जो अपडेट वाली बात है, वो केंद्र सरकार ने अब पीएचसी और उप केंद्रों का नाम बदलकर एक महत्वपूर्ण नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है, ठीक है। और यही डायरेक्ट आपके एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में देखने को मिलेगा, आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। आप आज ही इसको नोट कीजिए, अगर यहाँ स्वास्थ्य से प्रश्न बना तो यही पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम उत्तर प्रदेश के बजट में इसकी भूमिका को देखें, ठीक है, वो क्या है, तो यहाँ पे देखिए प्रावधान ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए, ठीक है, जो ग्राम में स्वास्थ्य सेवाएं उनके सुदृढ़ीकरण के लिए, मजबूती के लिए 12,650 करोड़ आवंटित किए गए हैं 2026-27 के बजट में, ठीक है। ये भी आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब डिजिटल हेल्थ की बात करें, ये क्या है, तो दोस्तों यूपी के सभी जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं को अब ई संजीवनी यानी टेली मेडिसिन पोर्टल से जोड़ दिया गया है, ठीक है। और जिससे क्या होगा, जो ग्रामीण मरीज हैं वो लखनऊ या दिल्ली डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो डिजिटल हेल्थ है और डिजिटल हेल्थ से जुड़ा ई संजीवनी यानी टेलीमेडिसिन जो पोर्टल है उसका क्या महत्व है और ये टॉपिक कितना महत्व है आपको पता चल गया है। 12,650 करोड़ का जो बजट एलोकेशन है ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए, वो याद रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर लेखपाल की भूमिका की बात करें, आपके एग्जाम में अगर व्यवहारिक प्रश्न बने तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है उसके भवन के निर्माण हेतु जो ग्राम समाज की जो भूमि का आवंटन है और जो सीमांकन है वो कौन करता है, वो आप ही तो करेंगे लेखपाल जी, आप ही की भूमिका होगी, ठीक है। दोस्तों स्वास्थ्य का जो दूसरा इंपॉर्टेंट इकाई है वो है आशा बहू, ठीक है। और ये स्वास्थ्य की जमीनी सिपाही इनको कहा जाता है। डायरेक्टली इस हेडिंग से भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपसे आशा का फुल फॉर्म पूछा जाएगा। अब आशा का फुल फॉर्म क्या है, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। तो याद रखेंगे अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इसका फुल फॉर्म है। अब इसको हिंदी में हम मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनके चयन मानक और क्या सैलरी है इनके ऊपर बात करते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे देखिए जो चयन मानक है इनके लिए प्रति 1,000 की आबादी पर एक आशा कार्यकर्ता होंगी, ठीक है। और ये गांव की एक विवाहित महिला होंगी, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुख्य कार्य उनका क्या होता है आपने देखा भी होगा, तो ये संस्थागत प्रसव, टीकाकरण और परिवार नियोजन को बढ़ावा देती हैं, ठीक है। इनका यही कार्य है उसको बढ़ावा देने का। अब उत्तर प्रदेश के बजट में इनकी भूमिका और बजट क्या है इसके लिए, तो दोस्तों 2026 की अगर हम बात करें तो मानदेय, ठीक है, तो यूपी सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की है और उन्हें 4,000 करोड़ के बजट से स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं अब, ठीक है। उसके बाद पोर्टल इनके लिए क्या है, तो आशा संगिनी ऐप के माध्यम से अब सभी रिपोर्टिंग डिजिटल होती हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे आशा संगिनी की भूमिका क्या है। अब इसको एक कहानी के माध्यम से अगर मैं बताऊं तो गांव की जो सुनीता है वह आशा बहू है, वह गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल ले जाती हैं, जिससे गांव में जो मातृ मृत्यु दर है उसमें भी भारी कमी आई है। तो इसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए पहले क्या था, जैसे अगर किसी को प्रसव हो रहा है तो गांव की कुछ महिलाएं मिलके, ठीक है, उसको मतलब पूर्ण कराती थी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। लेकिन उसमें कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, दर्द असहनीय हो जाता है, ठीक है, प्रसव के दौरान, और उसमें बहुत सारी माताएं अपना जान गंवा देती थीं। तो अब जब हॉस्पिटल में जाती हैं तो उनको कुछ दर्द निवारक गोलियां दे दी जाती हैं। अगर प्रसव नहीं होता है तो ऑक्सीटोसिन जैसी मेडिसिन दे दी जाती हैं, जिससे थोड़ा पीड़ा हो और बच्चा जल्दी पैदा हो जाए, ठीक है। तो अब मेडिकल फैसिलिटी के मतलब हिसाब से देखें तो जो माताओं का मृत्यु दर है वो कम हुआ है। कभी कभी बच्चा नहीं मतलब फंस जाता है तो ऑपरेशन कर देते हैं लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं हॉस्पिटल में, और इसमें थोड़ा बहुत इनका योगदान, थोड़ा क्या अब तो बहुत ही योगदान होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए हमने इसके दूसरी यूनिट को भी देख लिया, तीसरा यूनिट क्या है उसे समझिए। कुपोषण की समस्या और पोषण की जो मतलब अभियान है वो क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात करें भारत और विशेषकर उत्तर प्रदेश में कुपोषण एक बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है, जिसको हम माल न्यूट्रिशन या फिर चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए पोषण अभियान की बात कर लेते हैं। पोषण अभियान डायरेक्टली आपसे प्रश्न में मतलब देखने को मिलेगा। इसका प्रारंभ 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान से हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपसे पोषण अभियान पूछा जाए तो आपको याद रखना है डेट 8 मार्च, और 8 मार्च को दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक प्रश्न और भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये क्या है, झुंझुनू राजस्थान से स्टार्ट हुआ था पोषण अभियान। लक्ष्य क्या है 2026। अब यहाँ पे 2026 में बच्चों में जो स्टंटिंग है यानी कि जो नाटापन है, बौनापन है, उसको 2% प्रतिवर्ष, और एनीमिया की जो खून की कमी है उसको 3% प्रतिवर्ष कम करना। ये 2026 में इन आंकड़ों को कंप्लीट किया जाएगा, लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे 2% स्टंटिंग कम की जाएगी और 3% जो है वो एनीमिया यानी कि खून की कमी जो होती है लड़कियों में विशेषकर, उसमें सुधार किया जाएगा, ठीक है। अब यूपी की जो संभव अभियान है उसको भी आप जान लीजिए, इसी से जुड़ा है। तो दोस्तों इस अभियान में उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख ये कार्यक्रम है जिसके तहत जो अति कुपोषित बच्चे हैं, ठीक है, उनका पहचान करना है और उनको पुष्टाहार और उपचार इसमें दिया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है यूपी की जो संभव अभियान है किससे जुड़ी है, अति कुपोषित बच्चों को पुष्टाहार और उपचार देना, ठीक है। तो याद रखिएगा। और अब इसके बजट में क्या भूमिका है देख लीजिए। अब यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो अनुपूरक पोषाहार है, ठीक है, अब उसके लिए 5200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा, नंद बाबा दुग्ध मिशन ग्रामीण बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु दूध की उपलब्धता बढ़ाना है नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। अब चलिए यहाँ पे एक शॉर्ट सिनॉप्सिस में, ठीक है, इन सभी फैक्चुअल डाटा को एक बारी देख लीजिए, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। यहाँ पे विषय क्या है, वर्ष क्या है और मुख्य लक्ष्य क्या है, इसको क्विकली देखिए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर आपको पता चल गया है, इसमें पीएचसी जिनको हम प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर भी कहते हैं, सेंटर कहते हैं, ठीक है। अब इसको 100% डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करना है, ये लक्ष्य है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आशा का फुल फॉर्म आपको पता है, 1000 आबादी पर एक आशा होती हैं और इनको अब स्मार्टफोन आधारित डिजिटल रिपोर्टिंग करने के लिए ये सारी चीज़ें और टैबलेट दी जाएंगी। उसके बाद इसी में अगर हम बात करें आयुष्मान भारत की, तो दोस्तों आयुष्मान भारत कार्ड की बात करें तो 5 लाख का ये बीमा है और यूपी में 100% परिवारों का कवरेज है इसमें, इस बार का जो लक्ष्य है। अब इसमें एनीमिया मुक्त भारत की बात करें तो वार्षिक 3% कमी का लक्ष्य है और किशोरियों और गर्भवती महिलाओं पर इसका फोकस है विशेषकर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सारी बातें अगर आपने जान ली है, ठीक है, तो आपके परीक्षा के लिए कुछ मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने के लिए कुछ प्रो टिप्स हैं, इनको 1 बाय 1 क्विकली रिवीजन कीजिए। जो संस्थागत प्रसव है, ठीक है, इससे जुड़े जब प्रश्न बनेंगे तो यूपी के बजट 2026 में क्या लक्ष्य है कि जो 95% से अधिक प्रसव है वो अस्पतालों में हो। ऐसा नहीं कि मतलब गांव में कुछ महिलाएं प्रसव में अपनी भूमिका निभाएं और उसके हाइजीन का, उसके स्वास्थ्य और उसके जीवन का ख्याल थोड़ा कमजोर हो जाए, ठीक है। तो 95% से अधिक प्रसव अब क्या होगा, अस्पतालों में होने का मतलब एक तरह का लक्ष्य है। इसके लिए जननी सुरक्षा योजना के तहत नगद प्रोत्साहन भी दिया जाता है, ठीक है। तो जननी सुरक्षा योजना के तहत जो आशाएं होंगी और जिनका प्रसव होता है उनको भी पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। 1500 कुछ रुपए हैं, आप कमेंट कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इसी में देखिए बाल पिटारा ऐप है एक, ठीक है। अब यूपी के आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की जो डिजिटल उपस्थिति है और जो पोषण ट्रैकिंग है उसके लिए इस ऐप का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया। देखिए मैं एक चीज बताऊं, चाहे कितना भी बढ़िया सरकार योजना बनाए, चाहे कितने भी बढ़िया स्कीम्स या फिर कितना ही आवंटन कर दिया जाए, ठीक है, जब तक ना करप्शन खत्म नहीं होगा, जब तक लोगों की नीयत ठीक नहीं होगी, तब तक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो भाई मतलब ठीक है, हम पढ़ते हैं, एग्जाम पास करते हैं, जाके फिर भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, तो हम ही तो हैं राक्षस। उसके बाद देखिए लेखपाल का संबंध,
जब कुपोषण के कारण, बीमारी के कारण गांव में मृत्यु होती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र के सत्यापन या सरकारी सहायता जैसे मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के लिए लेखपाल की आख्या रिपोर्ट अनिवार्य होती है। ठीक है, तो इसमें लेखपाल से आपसे प्रश्न जुड़ जाता है कि जब कुपोषण के कारण या बीमारी के कारण गांव में कोई मृत्यु होती है, उसका जो प्रमाण पत्र का सत्यापन होता है या फिर उसको सरकारी कोई सहायता दी जाती है और वो मुख्यमंत्री विभाग, जो मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष तैयार होता है स्टेट में, ठीक है, उसका जो रिपोर्ट तैयार करता है वो लेखपाल करता है। ठीक है, मैंने पुनः रिपीट कर दिया। चलिए, जिस प्रकार से हमने दोनों खंडों को कंप्लीट किया है उसी प्रकार अब हम इसका तीसरा खंड यानी कि ग्रामीण परिवेश में जो लिटरेसी है, साक्षरता है और उससे जुड़े जो मिशन हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फाइनली हमको अपना टेस्ट लगाना ही है और मैं पूरा विश्वास करता हूं आपके ऊपर कि आप ध्यान से अभी तक पढ़ रहे हैं, राइट। तो चलिए बात कर लेते हैं हम सबसे पहले लिटरेसी रेट के ऊपर और जो अपडेटेड आंकड़े हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो जनगणना 2011 की बात करें उसके अनुसार से जो लिटरेसी रेट है अपने प्रदेश की वो है 67.7%। ठीक है, ये फैक्ट आपके हर एक एग्जाम में काम आएगा। अब यहाँ पे अगर हम बजट 2026-27 की बात करें उसमें जो सरकारी अनुमान है उसके हिसाब से जो उत्तर प्रदेश की लिटरेसी है अब वो 74.5 से 76% अंकित की गई है। ठीक है, तो आपसे ना सेंसस 2011 ना पूछ के बजट 2026-27 के हिसाब से पूछ लिया तो 74.5 से 76% याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे ना। उसके बाद ग्रामीण शहरी अंतर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रामीण साक्षरता में तेजी से सुधार का कारण क्या है? स्कूल चलो अभियान। सिर्फ कहने की बातें हैं दोस्तों, उस अभियान के अंतर्गत अभी उतना कार्य नहीं हुआ है, बस ये है कि अब लोग जागरूक हो गए हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। अब इसकी अवधि 2022 से 2027 तक की है। लक्ष्य है 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो गैर साक्षर लोग हैं उनको बुनियादी साक्षरता, ठीक है, और संख्यात्मक ज्ञान जो नॉलेज है ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, देखिए बोलते बोलते अब जीभ इधर उधर जा रहा है, राइट। चलिए थोड़ा सा इसकी औकात में लाते हैं, मतलब जीभ को। तो दोस्तों 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो गैर साक्षर लोग हैं, जैसे जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, तो उनके लिए जो बुनियादी बेसिक जो लिटरेसी है और जो बेसिक संख्याओं का ज्ञान है वो प्रदान करने का अभियान है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का। ठीक है, अब ये चीजें तो आपको पता चल गई। अब इसमें यूपी विशेष रिलेटेड क्या पॉइंट है, तो यूपी ने इसके तहत 1 करोड़ से अधिक वयस्कों को साक्षर करने का लक्ष्य 2026-27 तक रखा है। ये भी बात आपको मतलब रट के बैठनी है। ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपको भाई बेरोजगारी का कलंक भी तो मिटाना है। यहाँ पे देखिए, इसी में दूसरा पॉइंट, प्राथमिक शिक्षा में जो सुधार का स्तर है इसके लिए ऑपरेशन कायाकल्प और निपुण भारत चला है। अब एक एक को समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए निपुण भारत की बात करें, ठीक है, तो इसका प्रारंभ 5 जुलाई 2021 को स्टार्ट हुआ। इसके महत्वपूर्ण लक्ष्य वर्ष क्या है 2026-27 तक कक्षा 3 के, ठीक है, किसके, कक्षा 3 के हर बच्चे को आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कराना है। किसका लक्ष्य है दोस्तों? निपुण भारत मिशन का। ठीक है, याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें कक्षा 3 के हर बच्चे को आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता है, ठीक है, जो न्यूमरेसी नॉलेज है, ठीक है, तो उसका ज्ञान प्रदान करना है। चलिए, इसी में अगर हम यूपी विशेष को जोड़कर देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने निपुण लक्ष्य ऐप लॉन्च किया है जिसके माध्यम से छात्रों का रियल टाइम मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, अब ऑपरेशन कायाकल्प का फेज 2 के ऊपर बात करें तो दोस्तों सरकारी प्राथमिक जो स्कूल हैं उनको निजी स्कूलों की तरह आधुनिक बनाना, ये ऑपरेशन कायाकल्प का एक क्या है, अभियान है। ठीक है, और इसमें बिजली, टाइल्स, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास, ठीक है, ये सब कुछ इंक्लूडेड है, जस्ट लाइक प्राइवेट स्कूल की तरह। ठीक है, अब इसके लिए बजट क्या है तो दोस्तों बजट 2026-27 में इसके लिए 1000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे बजट 2026-27 में जो ऑपरेशन कायाकल्प है उसके अंतर्गत 1000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। अब इसको एक बेसिक कहानी के माध्यम से समझिए। गांव का गोलू पहले टूटी हुई फर्श पर बैठता था, लेकिन ऑपरेशन कायाकल्प के बाद अब उसका स्कूल टाइल्स वाला है।
ठीक है। और वह स्मार्ट टीवी पर एनिमेशन के जरिए और पहाड़े जो टेबल्स होते हैं ना उनको सीख रहा है। कौन? गोलू। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें जो तीसरी इकाई है आपके तीसरे खंड की, ठीक है, तो ग्रामीण स्कूलों की जो चुनौतियां हैं और जो डिजिटल समाधान है उसके ऊपर क्या क्या चुनौतियां हैं उसके ऊपर बात करते हैं और समाधान के ऊपर। तो दोस्तों जो ड्रॉप आउट चुनौती है, ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च प्राथमिकता स्तर के जो बाद जो है उच्च प्राथमिक स्तर के बाद बच्चों का स्कूल छोड़ना बहुत ही नॉर्मल सी बात हो जाती है। ठीक है, होता क्या है, मैं आपको गांव की मतलब एक जो कड़वी सच्चाई है वो बताता हूँ। देखिए, जो सबसे बैकवर्ड क्लास के लोग हैं ना, एक्चुअल में वही ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बैकवर्ड क्लास से हूँ अगर, ठीक है, मैं अगर पिछड़े वर्ग से हूँ और जो SC ST हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट, ठीक है, ये भी बहुत पिछड़े वर्ग के हैं। ठीक है, इन्हें पता है कि शिक्षा ही मतलब बाबा साहब आम्बेडकर क्या कहते हैं, शिक्षा और जो पेन है बहुत स्ट्रांग क्या है, हथियार है, इससे जग जीता जा सकता है। और बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये सिर्फ लोग सुनते हैं, अपने घर के बच्चों के ऊपर अप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज़ें ना कहीं ड्रॉप आउट के लिए एक तरह से मतलब आधार तैयार करती हैं, लापरवाही। आप देखेंगे एक मुस्लिम परिवार का बच्चा वो कुछ पढ़ेगा लेकिन वो जैसे कार्य, जैसे कौशल, इन सब चीज़ों में लिप्त होता है, बाल काटने में और अन्य कार्यों में, छोटे मोटी चीज़ें वो सीखना स्टार्ट कर देता है और थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद उसको सऊदीया अरब फिर फॉरेन कंट्री में भेज दिया जाता है ऐसे कामों के लिए। ठीक है, तो कुछ वर्ग इस क्षेत्र में मतलब अपनी साक्षरता से दूर हट रहा है, लेकिन उनके अंदर काबिलियत है दूसरे प्रकार की कार्य करने की। ठीक है, लेकिन एक वर्ग है जो शिक्षित भी नहीं है और कुशल भी नहीं है। ठीक है, और फिर भी चलिए कहने की आवश्यकता नहीं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसी कड़ी में अगर हम समाधान की बात करें, अभी तक तो आपने चुनौतियां देखी। ठीक है, तो इसके लिए एक शारदा पोर्टल है और शारदा में सबसे इंपॉर्टेंट इसका फुल फॉर्म है। तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे है, इसको आप रट जाइए। यस फॉर स्कूल, ठीक है, एच फॉर क्या है दोस्तों, हरनास्त्री। ठीक है, क्या है, हरनास्त्री। आर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है इसका फुल फॉर्म, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके माध्यम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित कर वापस लाया जाता है। यह है शारदा पोर्टल का अपना अभियान। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो दूरस्थ शिक्षा है, PM ई विद्या। अब दूरस्थ शिक्षा को संभव बनाने के लिए 1 क्लास 1 चैनल का प्रावधान है। इसके तहत रेडियो और टीवी के माध्यम से गांव के बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, पढ़ाई उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, दूरस्थ शिक्षा PM ई विद्या का मतलब अपना एक अभियान है। यूपी बजट 2026-27 में अगर हम डिजिटल क्रांति की बात करें तो इसमें स्मार्टफोन वितरण की बात करें तो स्नातक, डिप्लोमा और मेधावी स्कूल छात्रों के लिए 4000 करोड़ के बजट से डिजिटल डिवाइस वितरण का प्रावधान किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें तो ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय स्थापित किए जाने के लिए 454 करोड़ का आवंटन का प्रावधान है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट, अब यहाँ पे देखिए आपके एग्जाम के लिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट है इस टॉपिक पे उसे समझिएगा। एक है विद्या समीक्षा केंद्र, ठीक है, VSK जिसको हम कह रहे हैं, इसको देखिए क्या है। विद्या समीक्षा केंद्र लखनऊ में स्थित यह केंद्र यूपी के सभी 1.41 लाख जो सरकारी स्कूल हैं उनको ऑनलाइन उनकी निगरानी करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो विद्या समीक्षा केंद्र का उद्देश्य क्या है दोस्तों, कहाँ पे स्थित रहेगा और ये कितने सरकारी स्कूलों की निगरानी करेगा, यही तो प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, और ये केंद्र यूपी के 1.41 लाख गांव के जो सरकारी स्कूल हैं, मतलब 1.41 लाख सरकारी स्कूलों की ऑनलाइन निगरानी करती है, याद रखिएगा। अटल आवासीय विद्यालय, इसका क्या मतलब उद्देश्य है, तो दोस्तों यूपी के 18 मंडलों में श्रमिक परिवार के बच्चों के लिए नवोदय की तर्ज पर बने स्कूल हैं ये। ठीक है, और इनके विस्तार हेतु 5000 करोड़ का प्रावधान किया गया है अटल आवासीय विद्यालय के तहत। ठीक है, अब इसी में एक विद्यालय योजना है, विंध्याचली योजना है। ठीक है, क्या है विंध्याचली योजना, तो दोस्तों सामुदायिक भागीदारी के जरिए स्कूलों का विकास करना ही क्या है, विद्यांजलि योजना है। ठीक है,
तो आपने विद्यांजलि योजना के बारे में भी जान लिया। चलिए अब हम इसे जैसे मान लीजिए बजट से जोड़ के इनके महत्वपूर्ण फैक्ट को क्विकली रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले स्कीम, बजट आवंटन और मुख्य लक्ष्य दिए गए हैं, तो एक एक को समझिए। अगर हम समग्र शिक्षा अभियान की बात करें तो इसमें 20,255 करोड़ का आवंटन किया गया है और इसका उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण, ठीक है। दूसरा है निशुल्क यूनिफॉर्म और जूते बैग, इसके लिए 3500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और 1.9 करोड़ से अधिक छात्र इससे लाभान्वित होंगे, ठीक है। मिड डे मील, अगर पीएम पोषण की बात करें तो दोस्तों 3,400 करोड़ की बात की गई है और इसमें स्कूल में गर्म पका हुआ भोजन दिया जाएगा। पीएम श्री स्कूल की बात करें तो दोस्तों 510 करोड़ और इसका उद्देश्य है प्रत्येक ब्लॉक में मॉडल स्कूल बनाना, ठीक है। तो ये सभी थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमने दोस्तों इस तरह से तीनों खंड इन डिटेल देख लिया है। अब बारी है टेस्ट की, ठीक है। अब आपके सामने 50 क्वेश्चन बहुत जल्दी से आएंगे। अब आप तैयार हो जाइए अपना कॉपी पेन लेके और अब मार्क कीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रधानमंत्री ग्राम जो सड़क योजना है, ठीक है, के अंतर्गत जो मैदानी क्षेत्रों में कम से कम कितनी आबादी वाले गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 500 व्यक्तियों की बात मैंने बताई थी ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर मतलब जो समतल आबादी में मैदानी क्षेत्रों में, और 250 व्यक्ति कहाँ पे बताया था आप कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अनुसार जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी धनराशि का आवंटन प्रस्तावित है। तो दोस्तों ये है 22,452.48 करोड़, ठीक है। तो याद रखेंगे तो एग्जाम में प्रश्न बनेगा, नहीं याद रखेंगे तो आप छूट जाएंगे। ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की जो मानक मात्रा है वो कितनी निर्धारित की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी 55 लीटर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो इसके द्वितीय चरण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या प्राप्त करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ओडीएफ प्लस, ठीक है। तो आपको पहले ही भी बता चुका हूं इन डिटेल। अगला प्रश्न, निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक की समय सीमा तय की है। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने 2026-27 की सीमा तय की है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों के भौतिक बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए कौन सा अभियान संचालित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑपरेशन कायाकल्प, मैंने आपको समझाया था। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जिसे सौभाग्य भी कहा जाता है की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट है 2017 में, ठीक है। तो ये बात तो मैंने आपको बता रखी है। अगला प्रश्न देखिए, पीएम कुसुम योजना की बात है, इसका मुख्य लाभार्थी निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों इसमें जो किसान है वो मुख्य रूप से लाभार्थी है और इसमें अगर आपके पास प्राइवेट पंपिंग सेट है ना तो उस पर भी कोई बिजली का बिल नहीं देना है, ठीक है। और इसके लिए कितने करोड़ का बजट एलोकेट हुआ था मैंने बताया था, कमेंट करके बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम निम्नलिखित में से किसे दिया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है। और मैंने आबादी और उसके ऊपर कितने होंगे, ठीक है, वो भी बता रखी है। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में किसानों के निजी नलकूपों को मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। तो मैंने पूछा था, क्वेश्चन के रूप में आ गया, बताएं। राइट आंसर है दोस्तों 2400 करोड़, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता हेतु कितनी जनसंख्या पर एक आशा कार्यकर्ता नियुक्ति का मानक है। यह भी प्रश्न पूछा, आपके सामने आ गया। तो दोस्तों 1000 व्यक्ति, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी क्षेत्र का जो मालिकाना हक है उसके लिए प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसे यूपी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको यूपी में हम कहते हैं घरौनी, ठीक है, याद रखेंगे। स्वामित्व और घरौनी एक से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस विशिष्ट क्षेत्र को जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में भौगोलिक कठिनाइयों के कारण प्राथमिकता दी गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी बुंदेलखंड क्षेत्र को, ठीक है। अगला प्रश्न, शारदा पोर्टल जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है।
तो दोस्तों अभी तो बताया मैंने आपको, बताइए ड्रॉप आउट बच्चों का पुनः नामांकन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राष्ट्रीय पोषण मिशन के बारे में है, ठीक है। और इसके तहत पोषण माह प्रत्येक वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है, सितंबर, ठीक है। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 का कुल अनुमानित आकार कितना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, यानी कि 9.12 लाख करोड़, ठीक है, लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ग्राम पंचायत की योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और ऑडिट हेतु किस पोर्टल का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, ई ग्राम स्वराज, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपके सभी प्रश्न बिल्कुल सही हो रहे हैं। अगर आपके सभी प्रश्न सही हो रहे हैं तो एक स्माइल वाला इमोजी भेजिए। चलिए ठीक है, पूरा टेस्ट देख लीजिए, उसके बाद अपना नाम, अपना स्कोर, आपको क्लास कैसा लगा आपको बताना होगा, ठीक है। ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे के अंतर्गत एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या को कवर करती है? बताइए। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, 80,000 से 1,20,000, ठीक है। तो याद रखेंगे, ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे के अंतर्गत एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ये 80,000 से 1,20,000 तक की जनसंख्या को कवर करती है। अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगला प्रश्न, दिसंबर 2025 में मनरेगा के स्थान पर केंद्र सरकार ने कौन सी नई योजना लागू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट है। मैंने आपको बताया था पहले 100 दिन की मजदूरी, मतलब मजदूरी के अवसर मिलते थे, अब 125 दिन के अवसर मिलेंगे, ठीक है। और जो अपडेट था वो भी मैंने बताया था आपको। उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना के तहत मिलने वाली जो कुल सहायता राशि है अब बढ़कर कितनी हो गई है? कितना कर दिया गया है दोस्तों? 25,000 रुपए, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रयुक्त आधुनिक एफडीआर तकनीकी का संबंध सड़क निर्माण की किस प्रक्रिया से है? तो दोस्तों मैंने आपको बता रखा है एफडीआर का फुल फॉर्म फुल डेप्थ रिक्लेमेशन, ठीक है। और इसमें मैंने बताया था 20% कम लागत आएगा। अगला प्रश्न, नंद बाबा दुग्ध मिशन का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किसे बढ़ावा देना है? तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या है? ये तो बहुत इजी प्रश्न है, डेयरी उद्यमिता और दूध उत्पादन, ठीक है। अब नंद बाबा दुग्ध मिशन आ गया तो फिर क्या ही सोचना। राजस्व विभाग के अनुसार कृषि भूमि का फसलवार विवरण रखने वाला दस्तावेज को क्या कहा जाता है? बताइए। ये व्यवहारिक और मतलब ऑथेंटिक क्वेश्चन है, इसको खसरा कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, गोवर्धन, ठीक है, जिसको हम गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धान कहते हैं, ठीक है। और ये फुल फॉर्म ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धान। इस योजना का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, बायोगैस और जैविक खाद उत्पादन, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में, जो कचरा है उसके मैनेजमेंट के लिए, या फिर जो गौमूत्र या फिर भैंसों का मलमूत्र है उनको बायोगैस प्लांट की स्टेबलाइज करके या फिर स्थापित करके उनका उपयोग किया जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितनी बीमा राशि प्रदान की जाती है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 लाख, ठीक है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के स्कूलों की रियल टाइम ऑनलाइन निगरानी हेतु विद्या समीक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, लखनऊ में, ठीक है। और कितने लाख विद्यालयों को निगरानी करेगा? 1.41। यहाँ पे देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सामुदायिक शौचालयों के प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किसे सौंपी गई है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, महिला स्वयं सहायता समूहों को, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में रियल टाइम खतौनी लागू होने का सबसे बड़ा प्रशासनिक लाभ क्या है? तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा प्रशासनिक लाभ है कि खतौनी का तत्काल ऑनलाइन अपडेट। अगला प्रश्न, यूपी का जो बजट 2026-27 है उसमें स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना की बात करें तो उसमें स्मार्टफोन वितरण हेतु कितना बजट रखा गया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 4,000 करोड़, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है,
नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की कार्यान्वयन अवधि जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 2022 से 27 के बीच। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के अटल आवासीय विद्यालय मुख्य रूप से किन बच्चों की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु स्थापित किए गए हैं? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को। ठीक है। ग्रामीण मरीजों को ऑनलाइन डॉक्टर परामर्श उपलब्ध कराने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ई संजीवनी। ठीक है। अगर लखनऊ एम्स में है या फिर कहीं पे भी है, मतलब बढ़िया हॉस्पिटल में, तो वहाँ से आप ले सकते हैं अपनी मतलब प्रिकॉशंस या फिर क्या करना है। गांव के भूचित्र यानी नक्शा को ग्रामीण राजस्व शब्दावली में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसको हम किस नाम से जानते हैं? सजरा के नाम से। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने हेतु ग्राम पंचायतों में जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसके लिए बजट कितना है? कितने का बजट मतलब प्रस्तावित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों 454 करोड़, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, जल जीवन मिशन के अंतर्गत गठित ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति में महिलाओं की न्यूनतम भागीदारी कितनी होनी चाहिए? मैंने आपको बताया था, और उसको जल समिति भी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, 50%। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वरासत, ठीक है, ऑनलाइन वरासत दर्ज कराने की जो समय सीमा है, ठीक है, वो लेखपाल के लिए कितने दिन निर्धारित है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15 दिन। ठीक है। 15 दिन के अंदर अप्रूवल जरूरी होता है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करें तो उसका क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश के किसके माध्यम से किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों इसका क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के माध्यम से किया जाता है। ठीक है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के विकास और पोषण स्तर की ट्रैकिंग हेतु किस मोबाइल ऐप का प्रयोग अनिवार्य किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी, बाल पिटारा, और मैंने आपको बताया था, समझाया भी था। वर्तमान सरकारी अनुमानों 2026 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है लगभग कितने प्रतिशत पहुंचने की संभावना है? ये भी मैंने आपको डिस्कस करी थी, पूछे जाने की संभावना बहुत है, 75.4%, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, जमीन के दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन की प्रक्रिया मुख्य कानूनी, ठीक है, इसका मुख्य कानूनी आधार क्या है? तो दाखिल खारिज का मुख्य कानूनी आधार दोस्तों आपका हो जाता है राजस्व रिकॉर्ड में नाम का परिवर्तन। अगला प्रश्न, पीएम श्री योजना के तहत चयनित स्कूलों को किस रूप में विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके के है। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मेंटर स्कूल मॉडल। ठीक है। तो पीएम श्री योजना के तहत चयनित स्कूलों को, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मेंटर स्कूल मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु स्थापित विशेष केंद्रों को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है पोषण पुनर्वास केंद्र, एनआरसी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिकों से हैं। कुछ क्वेश्चन के टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ाए गए, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से जान लीजिए। ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, रसोई और स्नाना जो घर हैं उनका गंदा पानी प्रबंधन। ठीक है। इनको ग्रे वाटर मैनेजमेंट कहते हैं। अगला टॉपिक, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के झटपट पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किस सेवा के त्वरित समाधान से है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नया बिजली कनेक्शन से रिलेटेड। ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों प्रयागराज में इसका जुडिशरी है, और अगर इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अगर देखेंगे मुख्यालय तो लखनऊ में मिलेगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, विद्यांजलि, ठीक है, क्या है, विद्यांजलि 2.0 पोर्टल के माध्यम से सरकार किसे स्कूलों से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामुदायिक स्वयंसेवक और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में पंचायती राज विभाग के लिए कुल कितनी वित्तीय प्रावधान किया गया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 32,090 करोड़ का। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, याद रखना है। पंचायती राज विभाग के लिए 32,000 क्या है दोस्तों, 90 करोड़।
अगला प्रश्न है, एक लेखपाल द्वारा भूमि मापने के लिए उपयोग की जाने वाली लोहे की कड़ियों वाली जंजीर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको हम कहते हैं जरीब। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत प्रत्येक वर्ष कौन सा सप्ताह राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 से 7 सितंबर पोषण अभियान के तहत राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न आप इसको देखिए, विकसित भारत 2047 के विजन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के लिए डिजिटल डिवाइड कम करने का मुख्य माध्यम क्या है? तो दोस्तों डिजिटल डिवाइड कम करने का मुख्य माध्यम इसमें आपका ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और फाइबर की कनेक्टिविटी है। ठीक है, इस तरह से हमने आज के पूरे क्लास को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। अब आप अपना कमेंट करके फीडबैक देंगे, आपको क्लास कैसा लगा, आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, और आपके लाइक, आपके सब्सक्रिप्शन और आपके कमेंट को मैं मोटिवेशन का आधार बनाता हूं, तो आप उसे बने रहने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी चीज़ें ऑथेंटिक, प्रॉपर और राइट टाइम पे मिले, तो आप मुझसे जरूर जुड़िए। बाकी अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।